Yes, Pragya, I think we can start. Yeah. Good evening everyone. मेरा नाम प्रज्ञाशा चौधरी है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिसे आप मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं. And I'm really glad to have you all here today in our webinar. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड की वजह से हमारी जिंदगी एकदम से थम सी गई है. Am I audible? आपकी वॉइस थोड़ा इको कर रही है प्रज्ञा. आई थिंक आपका टू सिस्टम से लॉगिन तो नहीं है. आप बोलिए प्रज्ञा. I guess there is आई थिंक प्रज्ञा का कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है. तब तक हम स्टार्ट करते हैं. वेलकम ऑल. काफी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं. अरविंद, हम लाइव हैं. लाइव स्टार्ट हो गया आपका? यस मैम. ओके, दैट्स गुड. आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं आप लोगों के लिए कुछ चीजों के बारे में आपको नॉलेज देने के लिए और कुछ आपके सवालों का आंसर करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली जो कोविड की प्रॉब्लम हुई है उससे काफी लोगों को मानसिक और शारीरिक दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गए हैं. यस प्रज्ञा, यस यू कैन कंटिन्यू. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम प्रज्ञाशा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिसको आप मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं. एंड आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ऑल हियर इन आवर वेबिनार. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड की वजह से हम लोगों की लाइफ में एकदम से ब्रेक लग गया है. हमारा मानसिक, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य दोनों इससे काफी अफेक्ट हुए हैं. सो जो आज हमारी पब्लिक अवेयरनेस टॉक है, उसका बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोरोना महामारी का जितना हेल्थ पे असर हुआ है, जितना हमारा मानसिक स्वास्थ्य पे असर हुआ है, उन सब के बारे में आज हमारे एक्सपर्ट पैनल आपको बताएंगे. और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. हमारे पास ऑलरेडी आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे. एंड ऑल्सो बीच में प्लीज डोंट मेक एनी डिस्टर्बेंस. टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अवर एक्सपर्ट पैनल. हमारे एक्सपर्ट पैनल में डॉक्टर भावना कौर है, जो कि नसों की डॉक्टर है और बीरठ की जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट हैं. और हमारे साथ डॉक्टर सिद्धि मनोचा है, जो एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है, काउंसलर है. एंड टुडे शी विल टेल अस अबाउट द रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड विल एड्रेस ऑल योर डाउट्स एंड योर क्वेश्चंस अबाउट द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर भावना. थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू. आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं. अगले 1 घंटे में हम कोविड से रिलेटेड जितनी भी हमारी नसों से संबंधित परेशानियां हैं या मानसिक रोगों से संबंधित परेशानियां हैं उन पे डिस्कस करेंगे. उनका कैसे समाधान करना है, अपने स्तर पर या डॉक्टर के पास कब जाना है, इस चीज का डिसीजन लेंगे, इस चीज का डिस्कशन करेंगे. इससे संबंधित जब भी हमारी बात चल रही है, अगर आपको कोई सवाल उस वक्त पूछना है तो आप बोलकर नहीं पूछ सकते हैं. आप क्वेश्चन नीचे टाइप कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा, हम उसका सेशन के एंड में आंसर करेंगे. तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कोविड की जो एक लहर आई थी जिसने नियरली देश के हर घर को छुआ है, या तो आप या आपके किसी रिश्तेदार को कोई ना कोई परेशानी हुई है. वो एक डिफिकल्ट टाइम तो निकला है, लेकिन उसके बाद भी हम काफी स्तर पर नॉर्मल महसूस नहीं कर रहे हैं जैसा हम पहले हुआ करते थे. वो शारीरिक स्तर भी हो सकता है और वो मानसिक स्तर भी हो सकता है. तो पहले हम शारीरिक की बात करेंगे कि हमें शरीर में कौन कौन सी ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि हम कोविड निकल चुका है, उससे रिकवरी हो चुकी है, पर हम नॉर्मल क्यों फील नहीं कर रहे हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें ये लगे कि हाँ अब हमें सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की. तो उसके लिए जो सबसे कॉमन चीजें हैं जो मीडिया से हमें काफी पता चला है, वो ये कि लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन. हमें अपना स्वाद और अपने स्मेल में
प्रॉब्लम आने लगती है, कुछ लोगों को अलग स्मेल आने लगती है। आई थिंक प्रज्ञा आप म्यूट कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी तरफ से। सेकंड, हमें चक्कर या थकान लग सकती है अत्यधिक कोविड के काफी लंबे समय बाद तक। हाथों पैरों में झनकार, सूनापन, कई पेशेंट्स ने क्वेश्चन भी पुट ऑन किया है कि मेरे हाथ में झनकार है कोविड के बाद, वो चीज महसूस होती है, या अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। अब एक क्वेश्चन और भी आया है याददाश्त से संबंधित। उसमें ये पूछा गया है कि मैं कोविड के बाद मेरी याददाश्त ठीक क्यों नहीं है। तो ये कोविड में एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि कोविड चला गया, हो सकता है आपको ऐसा लगा भी ना हो कि आपको कोविड है, तो भी आपको कोविड हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक होके चला गया, और उसके बाद आप कंफ्यूज सी स्थिति है, पहले जैसा दिमाग एक्टिव नहीं है, कुछ कंफ्यूजनल स्टेट रहती है, वो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने कोविड के बाद रह सकती हैं। सेकंड, सिर में दर्द होना और वो पेन, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, मतलब आपके मनोवैज्ञानिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां, जिसमें आपको एंजाइटी, आपका मूड डिप्रेस होना। कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जो घर से बाहर जाते में भी डर रहे हैं कि नहीं मुझे जाना नहीं है बाहर, मैं कैसे जाऊं, मुझे हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना है, ये परेशानियां आ रही हैं। सेकेंड थिंग, जो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, मतलब आपके अत्यधिक सोचने से या आपके अत्यधिक परेशान होने से नसों की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे झनकार, अजीब अजीब से कुछ मरीज आते हैं कि कुछ लग रहा है कीड़ा चल रहा है, बहुत ज्यादा सोचते हैं तो सिर में जकड़न हो जाती है, बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो लगता है शरीर ही थक गया, उठ ही नहीं पा रहे हैं, कोई एनर्जी ही नहीं है। तो अगर हम उसमें न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन मरीज सही नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये हार्डवेयर ठीक है पर उसका फंक्शन खराब हो गया, वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, वो फंक्शनिंग ठीक नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिन्हें हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कहते हैं। अब इतना सारा बातें तो मैंने बताया कि क्या क्या होता है, अब उसको कैसे सही किया जाए और कब डॉक्टर के पास जाया जाए और कब घर पे संभाला जाए। तो उसके लिए है कि अगर आपको ये परेशानियां बहुत बॉदर कर रही हैं कि आपको बार बार दिमाग नहीं जा रहा है, बार बार सिर में दर्द नहीं जा रहा है, बार बार टिंगलिंग नहीं जा रहा है, तो आप अपने किसी भी आसपास किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उचित चिकित्सक से बात कर सकते हैं। अच्छी बात यह है इन सिम्टम्स के बारे में कि ये बहुत अच्छे से ट्रीट हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो किसी को नहीं पता था कि कोविड में ये परेशानियां आएंगी और उसका कितना इलाज संभव है, लेकिन अब पिछले 3-4 महीनों के एक्सपीरियंस से ही पता चला है कि जब मरीज बहुत परेशान होकर आते हैं, वो भी 2-3 हफ्ते के बहुत हल्के ट्रीटमेंट से काफी उन्हें आराम मिलता है। सेकेंड थिंग, अपना हाइड्रेशन विद वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं कि आप प्रॉपर हाइड्रेट नहीं करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, थकान हो रही है तो जो मन किया कुछ भी खा लिया, जंक फूड खा लिया, वो सब चीजें आपको नुकसान देंगी। आपको स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं कोविड के साथ, ज्यादा सोना, हर वक्त सोते रहना, कम सोना, क्योंकि लॉकडाउन भी था तो सबकी स्लीप साइकिल चेंज हो गई, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो 10 बजे उठना चाहते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन में क्या होता है, आप बेड अपना सोने के लिए यूज कीजिए, वहां बैठ के टीवी नहीं देखना है, टीवी के लिए आप अलग जगह पर बैठ के देखिए, आपके अपने माइंड को ट्रेन करना है कि बेड मुझे सोने के लिए ही जाना है। रात को स्क्रीन टाइम अपना बंद कर दीजिए, टीवी मोबाइल सोने के समय बेड यूज नहीं करेंगे। कैफीन इंटेक रात को मत रखिए, शाम के बाद नहीं लीजिए कॉफी, आप दिन में ले सकते हैं, मॉर्निंग में मिनिमम रखिएगा पर मॉर्निंग में ले सकते हैं, बेटर है आप इवनिंग में ना लें, उससे आपकी जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, रात का नींद ना आना, वो कम हो जाएगा और उसके साथ आपको अगले दिन भी फ्रेश फील होगा। हेल्दी डाइट्स, नो डाउट मैक्सिमम लोगों को पता है जंक फूड नहीं खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ फूड, सैलेड, ये सारी चीजों का इंटेक आपको बढ़ाना है। बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें हम सबको ध्यान रखकर हम रखेंगे तो जो हमारा पोस्ट कोविड फटीग है उसमें हमें काफी रिलीफ मिलेगा।
सेकेंड, ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। हम थके हुए हैं, हम वॉक नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम और लेटेंगे, हम और सोएंगे, हमें और थकान होगी नेक्स्ट डे। हमें इस विशियस साइकिल को कहीं ना कहीं तोड़ना है। तो उसके लिए हमें 1 स्टेप अ डे, थोड़ा सा वॉक करना शुरू कर दो, थोड़ा सा हल्की सी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दो, एंड ट्राई टू इंक्रीज इट डे बाय डे। आपका नेक्स्ट डे पहले डे से बेटर होना चाहिए। ये सारी वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको इन कोविड के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देगी, जो हल्के लेवल के सिम्टम्स हैं, चाहे वो टिंकलिंग हो, सिर में दर्द हो, थकान हो, या नेगेटिव थॉट्स हो। अगर आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लोगों से मिलेंगे, हालांकि आपको अभी भी बहुत प्रिकॉशन रखने हैं। अभी एक क्वेश्चन भी आया है, वो हम लेंगे थर्ड वेव का। एंड लास्ट इज एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी बॉडी, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन इस चीज को नहीं डिफरेंशिएट कर पाता कि हम सोच क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा ब्रेन ये नहीं सोचेगा कि हम सोच रहे हैं, इसलिए नेगेटिव हो रहा है। सो उस चीज को हमें कर्ब करना है। उसी के लिए हमने ये सोचा कि आपके लिए एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक को लाते हैं, जो बिना दवाइयों के आपको कुछ ऐसे तरीके बता सकते हैं जिसमें कि आपको मेडिसिन का इंटेक कम होगा और आपके माइंड के रिलैक्सेशन के मेथड्स आपको पता चलेंगे, जिससे आप खुद भी उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अप टू अ लेवल, या दवाइयों के साथ उनको एड ऑन करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम मिलते हैं मिस सुरभि मनोचा जी से, जो आपको बहुत अच्छा सा रिलैक्सेशन टेक्निक बताएंगे। क्योंकि कई लोग, जैसे हम ओपीडी में कहते हैं सुरभि की आप रिलैक्सेशन क्या करो, आप योगा मेडिटेशन क्या करो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा आता है, जी मेडिटेशन कैसे करना है, योगा कैसे करना है। वो ऑब्वियसली ओपीडी में बताना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें लगा कि हमने अपने पेशेंट्स को भी लिंक दिए कि आप एक बार आओ, तो हम सुरभि मैम से आपको समझ पाते हैं कि कैसे करना है। तो लेट्स होप सबको बहुत बेनिफिट मिले। तो आई वेलकम सुरभि, आप बताइए। आप म्यूट हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार एंड थैंक यू डॉक्टर भावना। आपने बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से इतनी सारी बातों से हमें अवगत कराया है और जानकारी दी है। एंड आई थिंक सबको समझ आया होगा कि कोविड की बीमारी से हमें ना सिर्फ नसों पे असर पड़ रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम पे, बट हमारे को मानसिक तौर पे भी कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो शरीर और दिमाग जुड़े हुए हैं, तो शरीर पे असर होगा तो दिमाग पे भी होगा, और दिमाग पे होगा तो शरीर पे भी होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस विषय में। भावना मैम ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, तो ज्यादा समय ना देते हुए हम बात करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक्स की। आज हम 2 रिलैक्सेशन टेक्निक सीखेंगे जो हमारे को बेसिकली एंजाइटी, नींद की समस्या और माइग्रेन्स, हेडेक, थकान या फिर मूड प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगी। तो 2 रिलैक्सेशन टेक्निक्स ऐसी हैं जो हर चीज के लिए यूजफुल रहेंगी हमारी, है ना। सो आगे बढ़ते हैं उनके साथ। पहली रिलैक्सेशन टेक्निक है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। नाम पे नहीं जाएंगे, नाम थोड़ा बड़ा है, डर लग सकता है सुन के, लेकिन बहुत आसान है करना इसको। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, कहीं भी प्लेन सरफेस पे, बेड पे आराम से लेट जाएं, या फिर योगा मैट पे या जमीन पर। जब आप लेटे तो आप ध्यान रखें कि आप घुटने आपके मुड़े हों, यानी कि जब आप लेट रहे हैं तो आपके पैर इस तरह से हों। अगर ये घुटने हैं तो पैर इस तरह से यहाँ से बेड पे या जहां भी आप लेटे हैं वहां आ रहे हैं, ठीक है। अब एक हाथ आपको अपने चेस्ट पे रखना है, कुछ इस तरह छाती पर, और दूसरा हाथ आपको रखना है अपने पेट पर। इस तरीके से एक हाथ छाती पर और दूसरा पेट पर, ठीक है। ध्यान रखें कि इस एनवायरनमेंट में आप रिलैक्स्ड रहें। लाइट्स ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं, कोई शोर शराबा ना हो, आप रूम में अकेले हों, ठीक है। अब आपको गहरी सांसें लेनी है अंदर नाक से। आराम से आप नाक से सांस लेंगे 3 सेकंड लगा के या 4 सेकंड लगा के, और उसे अंदर होल्ड करके रखेंगे 2 से 3 सेकंड। फिर उसके बाद आप मुंह से उस सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। सो नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। आपको ये 3 से 4 बार ट्राई करना है, सांस अंदर लेना है, छोड़ना है। जब आप करके देखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो छाती फूल रही है या फिर पेट फूल रहा है, कौन सा
हाथ ज्यादा हिल रहा है, छाती वाला या फिर पेट वाला। अगर आपकी छाती फूल रही है तो यानी कि आप सांस थोड़ा सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। जब हमारी छाती फूल रही है तो हमारी नेक की जो मांसपेशियां हैं, यानी कि गर्दन की मांसपेशियां, वो इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि सही तरीका नहीं कहा जाता सांस लेने में। तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि जब आप सांस नाक से अंदर ले रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, छाती नहीं फूलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सांस लेकर एक बार दिखाऊंगी नाक से, उसे रोकना है और फिर उसे छोड़ना है। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि पेट ज्यादा फूले। जाहिर सी बात है थोड़ी सी छाती जरूर फूलेगी, बट छाती ज्यादा नहीं फूलनी चाहिए। पेट पे ही सारा प्रेशर आना चाहिए सांस अंदर लेते वक्त। ठीक है, जब आपने ये किया 2 से 3 बार, तो आप अपने अंदर एक, अपनी बॉडी में, अपने माइंड में एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, है ना। उसके बाद अब यही प्रोसेस आपको बैठकर करना है। जब आप लेटे लेटे इसे आधा मिनट 1 मिनट प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद बैठ जाए और फिर सेम चीज, हाथ छाती पे रखे और दूसरा हाथ पेट पे रख के इसको फिर से करें 1 से 2 मिनट तक। रोजाना बस इतना सा काम आपको करना है। आप इसे दिन में 2 बार करना चाहें, 1 बार करना चाहे, या जितनी बार आपका मन करे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी टेक्निक सीखेंगे जो है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। अगेन इसमें भी हम नाम पर नहीं जाएंगे, बहुत आसान ब्रीदिंग टेक्निक है, जो जैसा कि मैंने कहा एंजाइटी, स्लीपिंग इश्यूज यानी कि नींद की किसी भी परेशानी में, या सर दर्द में, माइग्रेन में, अपने दिमाग को शांत रखने में, चिड़चिड़ापन, गुस्सा कम करने में, हर चीज में मददगार रहेगी। ये टेक्निक ऐसी है जो एस्ट्रोनॉट से लेकर हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स यानी कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो तक यूज करते हैं। इसे क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा करने में मदद करता है। यानी कि अगर कोई भी डैमेज हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी नाड़ियों को हुआ है, जैसे कि कोविड में भी हम देख रहे हैं कि क्या प्रभाव है उसका, कोविड वायरस का हमारे नर्वस सिस्टम पर, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक रहेगी। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको आराम से बैठ जाना है, कहीं भी सोफे पर, चेयर पर आराम से आप बैठ जाएं रिलैक्स होके। अगेन जैसा मैंने कहा, आपको और रिलैक्सेशन चाहिए तो रूम का एक माहौल बनाएं, एक एम्बियंस क्रिएट करें। तो आप लाइट्स को डिम कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। अकेले में ही बैठें, आसपास कोई शोर ना हो, रूम का दरवाजा बंद करके बैठें। और अगर आपको लग रहा है आपको गर्मी लग रही है तो एसी का टेम्परेचर या पंखा उसी हिसाब से सेट करें कि आपका दिमाग इधर उधर कम से कम भटके। जब आप रिलैक्स होके बैठ गए हैं, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। इसके बाद आपको अंदर गहरी सांसें लेनी है, आराम से नाक से गहरी सांसें लें। उसके बाद अपना ध्यान केंद्रित करें अपने दोनों हाथों पर, पूरे हाथों पर। ठीक है, सो ध्यान केंद्रित जब हम कर रहे हैं हाथों पर, हम हाथ को देखेंगे और सोचेंगे कि मेरे हाथ धीरे धीरे भारी हो रहे हैं, मेरा सीधा हाथ भारी हो रहा है, मेरा उल्टा हाथ भारी हो रहा है। ऐसे ही आंख बंद करके ध्यान केंद्रित करते हुए जब तक आपको हाथ भारी देना महसूस ना करे, तब तक आप यही रिपीट करते रहेंगे अपने दिमाग में। तेज बोलने की जरूरत नहीं है, मन ही मन आप अपने आप को ये बोल सकते हैं और अपना ध्यान हाथों की तरफ केंद्रित कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमें हाथ भारी महसूस होने शुरू हो जाएं, हम पैरों की तरफ जाएंगे, टांगों की तरफ जाएंगे। अब सेम चीज हमें यहाँ भी बोलनी है। मेरा सीधा पैर धीरे धीरे भारी हो रहा है, मेरी टांग मुझे भारी महसूस हो रही है, मेरी उल्टी टांग मुझे बहुत भारी महसूस हो रही है, मेरा उल्टा पैर मुझे बहुत भारी महसूस हो रहा है। अगेन जब तक पैर भारी महसूस होने ना शुरू हो जाए तब तक ये बोलते रहेंगे और दिमाग को केंद्रित करें अपने टांगों की तरफ। सिमिलरली इसके बाद अब हमें फिर से हाथों पे आना है और हाथों को बोलना है कि मेरा एक हाथ, सीधा हाथ गर्म महसूस हो रहा है,
मुझे पूरे हाथ में ज्वाला जलती हुई दिख रही है, चाहे आप उसे कोई रंग दे सकते हैं, लाल रंग, है ना। सिमिलरली मुझे दूसरे हाथ में भी गर्माहट महसूस हो रही है, वो बहुत गर्म हो रहा है, और उल्टे हाथ में भी मुझे ज्वाला चलती हुई नजर आ रही है लाल रंग की। सेम बात आप अपने टांगों के लिए फिर से बोलेंगे। जब हमें हाथ और पैर और टांगे गर्म महसूस होनी शुरू हो जाएं, उसके बाद हम आएंगे अपने दिल की धड़कन पर। अब दिमाग को अपने दिल की धड़कन पर केंद्रित करना है और बोलना है कि मेरे दिल की धड़कन शांत है, नॉर्मल है, ना दिल ज्यादा तेज धड़क रहा है, ना दिल ज्यादा धीरे धड़क रहा है, बिल्कुल परफेक्टली बहुत अच्छे से मेरा दिल धड़क रहा है और फंक्शन कर रहा है। मेरा हार्ट, मेरा हृदय बहुत स्वस्थ है। धीरे धीरे ये बोलते हुए अपना ध्यान अब हम अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे, क्योंकि सांस लेने का तरीका बहुत अच्छा और सही होना चाहिए। उससे भी हम बहुत रिलैक्स्ड महसूस करते हैं पूरा दिन, इसीलिए हम अपनी सांसों को जरूर ध्यान में रखें। अब हम सांसों पर जब आएंगे तो हम बोलेंगे कि मेरी सांसें लंबी और गहरी हैं, मैं आराम से धीरे धीरे अपनी नाक से सांस ले रही हूँ। जब आप सांस लें तो इमेजिन करें कि नाक के अंदर हवा जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, उसको आप कोई रंग दे सकते हैं, और आंख बंद करते हुए बस दिमाग में इमेजिन करना है कि मैं गहरी सांस ले रही हूँ और वो सांस धीरे धीरे गले से होते हुए मेरे फेफड़ों तक आ रही है। अपना ध्यान इसी तरीके से केंद्रित करते हुए बोले कि मेरी सांसें गहरी हैं, नॉर्मल हैं और अच्छी हैं। यह सांस मुझे बहुत ताकत प्रोवाइड करेगी, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। अब हम महसूस करेंगे इतना कुछ करने के बाद कि हमारा दिमाग और शरीर बहुत रिलैक्स हो चुका है। गिनती के 5 मिनट या 4 से 5 मिनट आप इसे करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा काम, शांत महसूस करेंगे। आपको दिखेगा कि आपका चाहे वो गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, या फिर कोई भी मूड इश्यूज हो, जो मूड स्विंग्स हम कहते हैं कि कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी हम उदास हो जाते हैं, दिन में पता ही नहीं चलता, इन सब चीजों में हम फर्क देखेंगे। ठीक है। सो जब हम ये करते हैं, जो भी डैमेज हमारे नर्वस सिस्टम को हुआ होता है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाते हैं। इसे भी आप दिन में कितनी बार कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए इसके लिए, और कोई चीज की हमें आवश्यकता नहीं है घर में कि वो चीज हो तभी हम ये कर पाएंगे। सिर्फ हमें एकांत में अपने साथ बैठना है और अपने सांसों पर और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है। तो हम इसे सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, और दिन में हमें कभी भी मौका मिले हम कर सकते हैं। ये जब आप करेंगे तो आपको अपनी हार्ट बीट, अपना ब्लड सर्कुलेशन, अपनी ब्रीदिंग बहुत ही काम और रिलैक्स्ड महसूस होगी। तो ये 2 टेक्निक्स हमने सीखी हैं। पहले का नाम था डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग और दूसरे का नाम ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, जो बहुत ही बड़े बड़े लोग, एथलीट्स, एस्ट्रोनॉट्स जैसा कि मैंने कहा, और बाकी और फील्ड्स के लोग भी अपने प्रयोग में लाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। तो ये बच्चे भी जरूर करें, क्योंकि वो अपने जैसा कि हम देख रहे हैं कोविड के बाद बच्चों को पढ़ाई में बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। ओवर टू प्रज्ञाशा और डॉक्टर भावना, एनीथिंग दैट यू हैव टू ऐड ऑन? Thank you, Surbhi. It was so calming. It was so soothing. It was good, really. And I'll also try. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Pragya, yeah, now I think we can take questions. Okay, Pragya, so we can go ahead. So we'll move forward to the questions now. So our first question is from Anika Mania from Meerut, and she is asking how to keep kids stress-free in this COVID situations. How to keep kids stress-free, as they are not going to school, they are not going to park. Okay. So what we can do for them at home?
बहुत ही अच्छा सवाल मैम ने पूछा है। और इससे हमें सबसे पहले ये समझ आता है कि बच्चे भी स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि बहुत पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, तुम्हें कहाँ से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने लग गई, या तुम कैसे स्ट्रेस में आ सकते हो, तुम तो बच्चे हो। तो ये सवाल हमें एक्नॉलेज करने पे मजबूर करता है कि बच्चों को भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं ना। बच्चों को स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है? सबसे पहली चीज ये कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो खेल कूद से, पढ़ाई से, हर तरीके से होती है। तो हम खाली उन्हें पढ़ाने की तरफ फोकस नहीं कर सकते और ना ही हम ये कह सकते कि सिर्फ खेल कूद करें। दोनों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना। और बच्चों का स्ट्रेस लेवल भी खेलने कूदने से कम होता है या ड्राइंग करने से। तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंटर्स हम दिमाग में रख सकते हैं, जैसे कि उनका रूटीन स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चे जितने भी बजे उठें, चाहे वो 7 बजे का आप रूटीन बनाए या 8 बजे का, उसके बाद सबसे पहले कोशिश करें कि उनको नहलाया जाए, उनका एक रूटीन बनाया जाए कि अब आपको ब्रश करके फ्रेश होके नहाना है, उसके बाद दिन के बाकी काम होंगे। दूसरा, उनकी डाइट सेहतमंद हो, जंक फूड कम से कम रहे, राइट, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट की एज है ये, और उनके लिए अच्छा खाना खाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद उनसे सवाल पूछें दिन में। किस तरीके के सवाल, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये पूछते हैं, तुमने पढ़ लिया, तुमने ये होमवर्क कर लिया, तुम्हें मैंने ये काम बोला था तुमने कर लिया, अच्छा बस अब टीवी छोड़ दो, अच्छा बस अब ये कर लो, है ना। तो या तो हम उन्हें इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दे रहे होते हैं, या फिर हम उनको ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं जो सिर्फ काम से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई उनके लिए काम है, उससे ज्यादा काम उनके पास और कुछ नहीं है ना। सो बच्चों से कुछ भावनात्मक तौर पे भी सवाल पूछे, ताकि वो अपने स्ट्रेस को पहचानना सीखे और रिलीज करना सीखे शेयरिंग के थ्रू। सो जब हम बच्चों से सवाल पूछे, हम ये पूछ सकते हैं कि अच्छा आपका दिन कैसा बीत रहा है, अभी कैसा महसूस कर रहे हो ना। बच्चा गुस्से में लग रहा है या चिड़चिड़ा लग रहा है, तो उसको रिफ्लेक्ट करें, उसकी भावनाओं को बताएं कि अच्छा आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, अच्छा आप गुस्से में हो, बताओ मुझे क्या हुआ, अच्छा चीजें नहीं फेंकेंगे, तोड़ेंगे नहीं, चलो मुझसे बात करो। तो जितना प्यार से हम उनसे बात करेंगे, उतना ही बच्चा अपनी भावनाओं को समझेगा और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना सीखेगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस ये गलत नहीं है, ये भावनाएं हैं जो हर इंसान में होती हैं, और बच्चे भी इंसान ही हैं, है ना। तो ये बच्चों में भी होगी, तो हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि तुम बच्चे हो, तुम कैसे गुस्सा कर सकते हो, या इतनी सी बात पे चिढ़ना क्यों है, इतनी सी बात पे तुम्हें गुस्सा आने लग गया है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स ना बोलें, अवॉइड करें, है ना। आज से प्रैक्टिस करें कि ये हम ना बोलें। इंस्टेड हम उनको बताएं कि अच्छा चलो आपको गुस्सा आ रहा है, चलो मुझसे 5 मिनट बात करो, क्या हुआ है, क्यों गुस्सा आ रहा है। तो उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें कि हाँ उन्हें कुछ महसूस हो रहा है। और जैसे ही हमने बोला कि गुस्सा आ रहा है, हमने गुस्से का नाम दिया, तो बच्चा समझा कि अच्छा जब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं अंदर से और मैं चीजें फेंक रहा हूं, तोड़ रहा हूं, तो इसको हम चिड़चिड़ापन और गुस्सा बोलते हैं। तो उसकी वोकैबुलरी भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। फिर बच्चों को ध्यान से सुने जरूर, क्योंकि अक्सर बच्चे जब सेशन में आते हैं हमारे पास, उनकी ये कंप्लेंट होती है कि हमारे माँ बाप के पास 5-10 मिनट का भी समय नहीं है हमारे साथ बैठने का। वो सिर्फ पूरा दिन काम करते करते हमें 4 काम बताते हैं कि आप होमवर्क कर लो, अब आप ये कर लो, या फिर डांटने आते हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया अब तक, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ बैठना पड़ता है होमवर्क कराने। तो हम जब बैठते हैं उनके साथ, तो सिर्फ होमवर्क कराने बैठते हैं, उसके अलावा हम कोई मन की बात करने कभी नहीं बैठते। तो वो उनके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको काम दीजिए जो एज अप्रोप्रिएट हो, जैसे कि 4 से 5 साल का बच्चा भी पौधों को पानी दे सकता है। हमें थोड़ा सा सुपरविजन करना है, ऊपर से उन्हें देखना है कि वो आराम आराम से पानी दे रहा है या नहीं, ज्यादा तो नहीं दे रहा, कम तो नहीं दे रहा, और बस वो आराम से पानी दे सकता है। या फिर अगर घर में कोई पेट है तो उसकी थोड़ी बहुत केयर करना सिखा सकते हैं, जैसे कि उसको खाना डालो, बच्चे को सही मात्रा
दे दी खाने की, और वो उसके डॉग के या कैट या जो भी है घर में उसके कटोरे में डाल आया। तो ये छोटी छोटी चीजें कि बर्तन हमने रसोई में जाके रखवा लिए बच्चे से, कुछ एज अप्रोप्रिएट काम हम बच्चों को जरूर दें ताकि उन्हें अच्छा लगे कि हम भी पूरे दिन में कुछ काम कर रहे हैं। बड़े लोगों ने भी लॉकडाउन में देखा होगा कि उनको कुछ प्रोडक्टिव करने को नहीं मिल रहा था बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस, जैसे कि बिजनेस फैमिलीज हैं, अब कोई काम नहीं चल रहा है तो वो घर पे खाली बैठे हैं, तो क्या करें, दिन नहीं कट रहे हैं। सिमिलरली बच्चों के साथ हो रहा है। तो इसके थ्रू, इन छोटे छोटे कामों के थ्रू उनको अच्छा भी लगेगा कि हमने भी कुछ किया घर में योगदान, उनको प्रेस मिलेगा हमारी तरफ से कि शाबाश बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया आज, है ना। तो वो भी खुश होंगे और उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बनी रहेगी, वो खाली बैठ के फोन में नहीं लगेंगे या हर टाइम टीवी में नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ डिसिप्लिन घर में मेंटेन कर सकते हैं। और बच्चों का रूटीन बनाने के लिए अपना रूटीन होना बहुत जरूरी है। तो ये खास बात है। एग्जैक्टली तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ टू डी स्ट्रेस आवरसेल्व्स व्हाइल सिटिंग एट होम। वो सेम गोस फॉर द एडल्ट्स आल्सो। बिल्कुल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कोरोना अफेक्ट द ह्यूमन मेमोरी। Pragya, your voice is not very clear. Am I audible now? हाँ जी, बताइए। How corona affect the memory of the human? Is there any relation between the COVID and the memory? okay. Sorry, I'm not able to hear the question clearly. How to remain positive in COVID pandemic? Okay. So इसमें भी कुछ पॉइंटर्स जो हैं हमारे यही रहेंगे जो मैंने अभी बताए। उसके अलावा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें, अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें पूरे दिन में कोई ना कोई, चाहे हम उसे आधे घंटे के लिए ही करें, सुबह नहीं हो सकती तो शाम को करें या रात को करें, बट जरूर करें ना। डाइट पे ध्यान जरूर दें अपनी, क्योंकि डाइट भी हमारे मूड को बहुत अफेक्ट करती है, तो उसको हल्के में नहीं लेना हमें कि खाना ही तो है ना। सो डाइट, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, हमें डांस पसंद है तो हम 10 मिनट पूरे दिन में डांस कर लें, हमें गाने सुनने पसंद है हम गाने सुन लें, अपनी इंटरेस्ट और हॉबी को जरूर इंक्लूड करके रखें पूरे दिन में, क्योंकि बहुत फेमस कहावत है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसका मीनिंग यही है, डल बॉय का मतलब यही है कि हम मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर सकते हैं अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख रहे हैं। और हाँ, हम हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते, तो हम ये भी नहीं सोच के चलेंगे कि हमें हर सिचुएशन में हर रोज पूरा दिन खुश ही रहना है, बट स्टिल अपने जो भी अनप्लेजेंट इमोशंस हैं, यानी कि जो हमारी भावनाएं ऐसी हैं जो हमें अच्छा महसूस नहीं कराती हैं, उनको भी हम कम से कम रखें। तो वो कैसे रखें, वो इन्हीं चीजों के थ्रू हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि हर गलत चीज के पीछे, हर बुरी चीज के पीछे एक ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो कोविड पेंडेमिक ने बहुत ज्यादा लोगों को ऑनलाइन सेवी, इंटरनेट सेवी बना दिया है। जो चीजें इनफैक्ट ये एक इंडिया ने, एटलीस्ट इंडिया ने लीव लिया है मेनी इयर्स का। जो लोगों को ऑनलाइन का कुछ नहीं पता था उन्हें भी वीडियो कंसल्टेशन का पता चला, उन्हें भी कई सारी चीजें ऑनलाइन करने लगे। जब बच्चे करने लगे क्लास में तो बड़ों को भी समझ आया कि हाँ these things are possible. So like this many activities are going on online also, for yoga classes, for meditation classes, for exercises, many things जो पहले हमें उठ के कहीं जाना पड़ता था वो अब खुद हमारे घर पे अवेलेबल है। तो फिजिकल एक्टिविटी में भी हम ऑनलाइन चीजों का डेफिनेटली सहारा ले सकते हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि कोई गेम्स या स्पोर्ट्स वगैरह अभी नहीं खुले हुए हैं, बिकॉज देयर इज एक अनसर्टेनिटी है कि कोई थर्ड वेव आ सकती है। तो हर कोई अभी बहुत खुल के बाहर नहीं जाना चाहता फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 months 3 months, जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम उसके लिए ऑनलाइन चीजों का सहारा डेफिनेटली ले सकते हैं। सो हिट एंड ट्रायल, जाओ देखो कहाँ कौन सी क्लासेस अच्छी चल रही है एंड ट्राई टू इनकलकेट इट इन योर डेली रूटीन। बहुत जरूरी है ये चीजें। बिल्कुल। Yes, Pragya, we can go ahead.
So our next question is, कोविड के डर को मन से कैसे निकाला जाए? ये किसने पूछा है? ये राहुल सोम जी का क्वेश्चन है, मेरठ से। ओके। कोविड का डर तो बहुत मरीजों में मिला है, बहुत ज्यादा। मतलब कई लोग हैं जो कोविड को बड़ी पीक में भी नहीं माने कि कोविड होता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक कोविड से डरना जरूरी है। इतना जरूरी है कि आप सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें अभी भी, क्योंकि थर्ड वेव है या नहीं प्रेडिक्ट करना डेफिनेटली किसी के लिए भी मुश्किल है। फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए, तो थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना है इन महीनों में। डरना जरूरी है, लेकिन एक हद तक, जब तक वो आपको आपके मानसिक स्तर को परेशान ना करे, तो वो कैसे निकाले, क्या करें, उसके लिए कोई तरीका हो, कुछ मैजिक मैन हो तो बताइए। जैसा कि मैम ने कहा कि ये समझना बहुत जरूरी है कि एंजाइटी या डर एक हद तक तो सही है, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, इसीलिए ये भावनाएं हमारे अंदर, इंसानों के अंदर होती हैं। तो अगर जब तक हमें एंजाइटी नहीं होगी थोड़ी सी भी, या हम डरेंगे नहीं, तो हम प्रिकॉशंस भी नहीं लेंगे बिल्कुल भी, है ना। तो थोड़ा डर जरूरी है, लेकिन वो डर अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है, जो पूरा दिन हमारे काम को अफेक्ट कर रहा है और हमारे दिमाग को मानसिक तौर पर हमें अच्छा नहीं महसूस करा रहा है और हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम प्रोबेबली सबसे पहले अपने डॉक्टर से जाके मिलें, गाइडेंस ले कि क्या हमें दवाइयों की या काउंसलिंग की जरूरत है या नहीं। क्योंकि एक डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट ही सही तरीके से बता पाएगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है या नहीं, या ये डर छोटे छोटे टिप्स से घर पे ठीक हो सकता है ना। और डर भगाने के लिए एज सच कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई ऐसा टिप नहीं है, बट हमें अपने आप को रिमाइंडर देना है, पूछना है कि हमें क्यों डर लग रहा है। अगर हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद तो कोई चीज हमारे कंट्रोल में है नहीं। अगर हम सड़क भी क्रॉस कर रहे हैं और हम डरते रहे कि एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम डेफिनेटली सड़क क्रॉस करेंगे, दोनों तरफ देख के करेंगे कि कोई कार ना आ रही हो, कोई बाइसिकल ना आ रही हो, बट स्टिल आगे का क्या होता है वो हम नहीं कह सकते। सो जो एंजाइटी आ रही है, वो हमें पहले अपने आप को पहचानना है कि कहाँ से आ रही है। इतना डर है तो क्यों हो रहा है? क्या हम प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं इसलिए हो रहा है? प्रिकॉशंस नहीं लेना चाह रहे हैं, मन नहीं है इसलिए डर आ रहा है, या कोई और कारण है? अगर ये डर आपको आपकी डेली एक्टिविटीज में रुकावट पैदा करने लगे, जैसे मैंने पहले बोला, आपका ध्यान बार बार उसी डर पे जाने लगे, वो आपको जीवन में आपके जो नॉर्मल आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हो वो नहीं करने दे रहा, तो डेफिनेटली यू नीड हेल्प एंड यू हैव टू कंसल्ट अपना आसपास का कोई भी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, है ना, वो आपको आगे गाइड कर सकते हैं। यस प्रज्ञा, further we have lots of questions. Next question is from Dr. Akshay Bharadwaj from Meerut, and he's asking how to deal with after COVID laziness. लेजीनेस ओके। एक्चुअली कोविड के बाद डिजीनेस भी होती है, जिसे हम चक्कर कहते हैं, लेजीनेस भी होती है, इसमें थकान कहते हैं। वो मैंने जब स्टार्टिंग में बोला भी था इसके ऊपर कि थकान एक बहुत ऐसा सिम्टम है जो बहुत लंबे समय तक कोविड के मरीजों में देखा जा रहा है। उसको कम्बैट करने के जो तरीके हैं वो भी मैंने डिस्कस किए थे, दोबारा समराइज कर देती हूँ। प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब आपका लिक्विड इनटेक अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट अच्छी में हेल्दी एंड रॉ फूड बहुत बेनिफिशियल होते हैं। रॉ फूड मतलब आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, सलाद खाने में एक चम्मच पहले सलाद लीजिए फिर खाना खाइए, ये चीजें कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपना शुगर कंट्रोल बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि कोविड के बाद लोगों का शुगर भी फ्लक्चुएट हुआ है, तो अपना इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ा सा आप दोबारा रिपीट आफ्टर 2 वीक्स करा लीजिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है बॉडी में। एंड फर्दर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक्सरसाइज है। हम हमेशा इसको ही एम्फेसाइज करते हैं एंड बिलीव मी, इसको ही अंडर स्टेटमेंट रखा जाता है कि एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा डॉक्टर बोल देता है, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, वो तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम उस पर अमल कितना कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कई सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने
अगर कोई पेशेंट आके बोल रहा है ना कि मुझे अभी मेरा दर्द अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे फटीग कम हो रही है, मुझे अब थकान नहीं है, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपने एक्सरसाइज लगता है स्टार्ट कर दिया, एंड बिलीव मी 99% केसेस में केसेस में हाँ जी मैडम अब हमने वॉक शुरू कर दिया। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर वॉक कीजिए, आपके आसपास के आपको 5 लोग और मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा उन्हें देख के, उनसे बातें करके, एंड योर फिजिकल एक्टिविटीज विल कम। तो यही चीज लेजीनेस अगर आप करते करते हो अपने आप, वही जैसे डॉक्टर सुरभि ने बोला है कि कोई शेड्यूल नहीं है, लेटे हुए हैं, जब काम आएगा चले जाएंगे, वरना आगे लेट जाएंगे और क्या करना है, टीवी देखेंगे, तो लेजीनेस ऐसे तो नहीं जाने वाली। यू हैव टू अपने आप से कोशिश करनी पड़ेगी। यस मैम, प्रज्ञा जी आगे चलते हैं। So next question is from Manish Kumar from Hapur, and he's saying that after his recovery from COVID, he has become aggressive and he is not able to deal with any kind of pressure. So what should he do to overcome all this? ये बहुत मरीजों में मिला है, ये मूड डिस्टर्बेंसेस, इसके बहुत सारे रीजन है। वायरस अपने आप में है और वायरस से संबंधित जो स्टिग्मा और जो उसके प्रिकॉशंस हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है कि पहली बात मुझे हो ना जाए, दूसरी बात मेरे परिवार को ना हो जाए, तीसरी बात अब परिवार को हो गया तो उन्हें कितना ज्यादा हो जाएगा, चौथी बात मुझे खुद को हो गया, मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता है, मैं अकेले लेटा हुआ हूँ, मेरे परिवार वाले अकेले लेटे हुए हैं, चौथी बात अब मैं ठीक हो गया हूँ पर मैं उसके बाद भी नॉर्मल नहीं फील कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को लाती हैं कि हो क्या रहा है और ये कब खत्म होगा। इसका कोई डॉक्टर भी सही आंसर नहीं कर रहा है, एक के बाद एक मुझे परेशानी आती जा रही है, तो वो एक अनिश्चितता का भाव ही आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें लाता है। और अगर एक लेवल तक तो हम अपने स्तर पर अपना जैसे सुरभि जी अभी बताएंगे कुछ तरीके या जो भी आपको एडवाइस देंगे उनसे कर सकते हैं, नहीं होता है तो फिर हमें दवाइयों का इसमें भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो पहले सुरभि जी आप बताइए हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे घर पे। हाँ जी, गुस्सा देखिए एक जायज इमोशन है, बट गुस्से के लिए पहचानना अपने आप को बहुत जरूरी है कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने ट्रिगर पॉइंट को पहचानिए कि ऐसा क्या हुआ था गुस्सा आने से पहले, मुझे गुस्सा क्यों आया, किस बात पे आया। 2-4 दिन इस चीज को नोटिस करिए कि मुझे कब कब गुस्सा आता है। या तो वो गुस्सा अपने आप में सिर्फ गुस्सा ही है, या फिर पहले चिड़चिड़ापन था फिर वो गुस्से में बदला, या फिर हमारा कोई काम रुका हुआ है और हमें घबराहट हो रही है कि ये कैसे होगा, कब होगा। एंजाइटी की वजह से भी साथ में गुस्सा आता है। तो गुस्से का कारण पहचानना बहुत जरूरी है, और फिर उस कारण पे जब हम पहचान पाएंगे तो हमें समझ आएगा कि हमें उस पर किस तरीके से काम करना है। अगेन, गुस्से के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, है ना। उसी वक्त टेम्परेरीली जब गुस्सा आता है उसको शांत करने के लिए उसी वक्त हम 1 से 10 तक गिनती गाना स्टार्ट कर सकते हैं, हम गहरी सांसें ले सकते हैं, या फिर हम पानी पी सकते हैं, ताकि हम गुस्से में कुछ ऐसा ना बोल जाएं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, जिसका हम बाद में पश्चाताप करें। क्या हमें उसी वक्त जवाब देना जरूरी है जब हमें गुस्सा आ रहा है? ये सवाल हम तब पूछ सकते हैं अपने आप से। अगर जरूरी नहीं है तो अपने आप को पहले थोड़ा शांत करें, उस बात से पहले थोड़ा दिमाग भटकाएं, अपने आप में बैठ के सोचें कि क्या बात हुई है, उसको रिवाइंड करें। जब हम उसको सोचेंगे तो हमें बहुत बार रियलाइज होता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना हमें गुस्सा आ गया, क्योंकि गुस्से की भी दिमाग को एक आदत पड़ जाती है। दिमाग एक रास्ता बना लेता है कि कोई भी बात होगी इस तरीके की तो मैं गुस्सा करूंगा। तो उस आदत को तोड़ने के लिए हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, और दिमाग की आदतें इतनी आसानी से नहीं टूटती, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो उसी को ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। अपने सबसे पहली प्रैक्टिस है कि गुस्से को उसी वक्त कैसे शांत करना है, यानी कि 1 से 10 तक गिनती गा के, या जो भी अभी चीजें मैंने बताई। फिर रोज अपने आप को बैठ के सोचिए कि मेरे गुस्से के कारण क्या क्या हैं। उसी के हिसाब से आप सॉल्यूशन निकालें कि कौन से काम अटक रहे हैं, तो चलो उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। पूरी तरीके से काम ठीक नहीं हो सकता तो कितना बेहतर मैं उसको कर सकता हूँ जितनी मेरी क्षमता है। फिर उस चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे से इतना ही हो पाएगा, तो शायद हमारा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी कम होगी।
ठीक है। अगर उससे ज्यादा आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरी लाइफ में मेरे गुस्से की वजह से, मेरे बिहेवियर की वजह से, तब आप जाके साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ जी मैम, ओवर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is how to take care of our nervous system in our corona time, and will the third wave of COVID come? This both the questions are from Kapil from Badhava. कपिल, देखिए पहला क्वेश्चन था इनका, हाउ टू टेक केयर ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस, अच्छी बात यह है कि कोविड ने नर्वस सिस्टम को बहुत रेयरली अफेक्ट किया है। जिसको कोविड हुआ है बहुत ही कम मरीज ऐसे हुए हैं जिनका कोई, जिसे हम एन्केफेलाइटिस कहते हैं कि दिमाग पे अटैक, वो एक बहुत सीरियस चीज हो जाती है, वो बहुत कम लोगों को हुई है। लेकिन दिमाग में बहुत कम लोगों को लकवा फालिस भी हुआ है। वो चीजें ऐसी हैं कि अगर कोविड हुआ है तो उससे आपके बचने का आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका इम्यून सिस्टम है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो अगर नर्वस सिस्टम को कोविड से बचाना है तो कोविड से बचना है। तो वो अगर थर्ड वेव आती है तो आपको उस हिसाब से अपना सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान अभी भी रखना है। थर्ड थिंग, अगर कोविड हो गया, चला गया, आपको नर्वस सिस्टम पे कोई असर नहीं है, लेकिन उसके बाद ये सिर में दर्द, झनकारे, मेमोरी लॉस, ये वाली चीजें हैं, तो इसके लिए गुड न्यूज यही है कि ये विद टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाती हैं। अगर आपको ज्यादा बॉदरसम लग रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा हैवी मेडिसिन नहीं होती हैं, लाइट मेडिसिन होती हैं, तो उनसे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मेडिसिन से पहले आपको अपना हेल्दी डाइट, अपना हेल्दी शेड्यूल, अपना वॉक, एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी बॉडी की मेंटेन रखनी है, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है बॉडी का। आपके सोचने से लेके आपकी उंगली हिलाने तक, आपके सेंस तक, एवरीथिंग इज गोइंग विद द नर्वस सिस्टम। उसके लिए हमें अपने नर्वस सिस्टम को अगर ठीक रखना है तो हमें हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज का स्पेशल ध्यान रखना है। बाकी कोविड से नर्वस सिस्टम कैसे बचेगा और उसके बाद क्या होगा, उसके लिए तो प्रथम सावधानी कोविड से बचेगी। चलिए नेक्स्ट। I think there are some live questions also. From Deepa from Muzaffarnagar, how we maintain our body after corona? Same thing जो भी हमने डिस्कस की है कि हमें हेल्दी डाइट और पॉजिटिव माइंडसेट रखना। कोविड के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, भी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रहा, काम छूट गए, लॉकडाउन हो गया, घर में बैठे हैं, फटीग ऊपर से हो रहा है, नींद ऊपर से आ रही है, तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत डिफिकल्ट हो गया। उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक जो मैम ने बताई है वो आप बार बार कर सकते हैं और अपने सारे प्रिकॉशन रखिए। उसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू लिव, यू हैव टू डू योर वर्क। अपना काम तो करना ही है, डर के घर पे नहीं बैठा जा सकता इतने लंबे समय तक, लेकिन विद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपका व्यवहार कोविड के हिसाब से ही होना चाहिए अभी भी। बिल्कुल। अब बाकी काफी क्वेश्चंस हमारे जो लाइव आए हैं और वैसे भी कोविड से रिलेटेड कुछ काफी क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, तो वो जो नर्वस सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस हैं हम उन्हें बहुत ज्यादा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। अगर आप रिलैक्सेशन करेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो काफी चीजें ठीक हो सकती हैं। पर जो आपको प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस हैं उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रॉपर, हम ऑनलाइन उसमें ऐसा आपको हर चीज का सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ जो आपका डॉक्टर सलाह दे रहा है उसको मानिए और उसको जरूर करिए। एक क्वेश्चन ऑनलाइन है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि सिर में दर्द हमारा कब माने कि वो सिर का दर्द सीरियस है, हमें कब अपने सिर के दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाना है। इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये सबके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि सिर का दर्द बहुत बार बहुत लोगों को होता है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स हैं जिनके ऊपर हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। जैसे आपको सिर का दर्द होता है लेकिन अब वो बढ़ गया है या बार बार हो रहा है, तो आपके अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आपको सिर के दर्द के साथ कोई झनकार हो रही है या आंखों में अंधेरा आ रहा है या हाथ में कोई कमजोरी लग रही है, तो आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। पेन किलर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंदर किसी और बीमारी का लक्षण हो सकता है।
आपको कोई सिर में चोट लगी है, उसके बाद दर्द हो रहा है, तो आप हल्के में इसको नहीं ले सकते हैं। हम कहते हैं 50 साल से ऊपर की एज के जो हेडेक होते हैं, जो पहले नहीं थे, न्यू ऑनसेट है, नए दर्द बने हैं और 50 साल की उम्र के बाद बने हैं, तो आपको उन दर्द को सीरियसली लेना पड़ेगा। एल्डरली ऑनसेट और न्यू ऑनसेट, ये सिर के दर्द होते हैं जो हमें सीरियसली लेके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके साथ सिर के दर्द के साथ बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगे, चक्कर आने लगे, तो भी आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल दर्द है, आपको बहुत समय से होता आ रहा है, वैसा ही दर्द है जैसा पहले था, तो आप अपने हिसाब से उसको, कभी कभी हो रहा है तो आप पेन किलर ओकेजनल लेवल पे ले सकते हैं, लेकिन इन पॉइंटर्स के साथ आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। प्रज्ञा, और क्वेश्चन? How to be positive is very common question. Many people have asked how to be positive. And I think आपने काफी उसको elaborate कर दिया है. Anything else you want to tell? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि हम हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते, और लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों को अलग अलग तरीके की परेशानियां आई है, ना ही खाली मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के तौर पे, बट जैसे लोगों के काम छूट गए, फाइनेंशियल इश्यूज हुए, या फिर बहुत सारे लोगों के रिश्तेदारों में या घरों में डेथ्स हुई हैं, तो उससे भी उनके मानसिक रूप पे बहुत प्रभाव पड़ा है, मानसिक सेहत पर। सो ऐसे में हम पॉजिटिव तो नहीं रह सकते, लेकिन हम कितना अपने आप को मैनेज कर सकते हैं वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, यानी कि हमारा रूटीन, हमारी सेहत का ध्यान रखना, मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पे, वो काम हम रोज कर सकते हैं। फिर जब हमें लगे कि हमें बहुत ज्यादा उदास महसूस हो रहा है, परेशान महसूस हो रहा है, तो घर वालों से बात करें, किसी ना किसी से शेयर जरूर करें, चाहे वो घर वाले हों या फिर हमारा फ्रेंड सर्कल हो या हमारे कोई रिश्तेदार हो जिनसे हम करीब हैं, जिनसे हम डिस्कस कर सकते हैं ना? तो अपने दिमाग को खाली करना बहुत जरूरी है किसी के आगे। और अगर हमारे पास कोई नहीं भी है बात करने के लिए, तो हम एटलीस्ट अपनी डायरी बना के रोज उसमें लिख सकते हैं। सोचने और लिखने में बहुत फर्क होता है। अगर हम सोच रहे हैं तो हम दिमाग को कितनी भी दूर तक सोच में लेके जा सकते हैं, हम भटक जाते हैं अक्सर अपनी सोच में। बट जब हम लिखने पे आते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद जब वापस पढ़ते हैं कि हमने क्या लिखा है, तो हम दिखता है कई बार कि ये हमने क्या लिखा है, ये क्या चल रहा था हमारे दिमाग में। तो बहुत चीजें हमारे सामने भी निकल के आती हैं लिखने पर। और अगर जैसा मैंने कहा कोई शेयर करने के लिए नहीं है, तो लिखने से भी दिमाग खाली हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी से शेयर कर रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है, अपना पर्सनल टाइम बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए, और जो प्रॉब्लम इस वक्त आपके घर में चल रही है उसके सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं सोच विचार करने में कि हम सिर्फ सोचते ही जा रहे हैं, प्रॉब्लम को रिवाइंड कर रहे हैं बार बार, और बड़ी प्रॉब्लम सोच रहे हैं कि आज ऐसा हो गया तो कल ऐसा होगा और परसों ऐसा हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा कि अब जो गड़बड़ हो गई है, अब उसको कैसे ठीक किया जाए। क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसमें बेस्ट क्या हो सकता है। तो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। तो चिंता ना करके चिंतन की तरफ दिमाग लगाएं, और ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हम भूल जाते हैं परेशानी के टाइम पे। तो हम अपने आप से बैठ के सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम बार बार प्रॉब्लम को सोच रहे हैं या उसका कोई सॉल्यूशन पे भी दिमाग जा रहा है हमारा या नहीं। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछेंगे, हम रियलाइज करेंगे कि नहीं, हम बहुत दिनों से सिर्फ प्रॉब्लम को ही सोच रहे थे, है ना। सॉल्यूशन ना मिले तो लोगों से डिस्कस करें जिससे हम कर सकते हैं, जिनसे भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो जरूर निकल के आता है हर प्रॉब्लम का। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एंड आई थिंक काफी लोगों को आपके जो सजेशंस हैं उनसे बेनिफिट भी मिला है, और जो आपने टेक्निक्स बताई वो भी बहुत अच्छी थी। एंड इनफैक्ट आज के जितने भी हमारे ऐप से जुड़े हुए लोग हैं वो इन टेक्निक्स को करें जरूर, और अगर ये नहीं करना तो कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। हमारे तो भारतीय सभ्यता में तो प्राणायाम को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और बहुत इफेक्टिव है, बहुत बेनिफिशियल है। जो आपने मेथड्स बताए वो बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, उन पे रिसर्च हो चुकी है, उन पे स्टडीज हो चुकी हैं।
अब लेकिन इसके अलावा जितने प्राणायाम है, इनफैक्ट आप जो आपके मम्मी पापा करते होंगे घर में या आपके कोई अंकल करते होंगे, आप उनसे सीखो, वो करो, लेकिन ट्राई टू डू समथिंग पॉजिटिव एंड समथिंग प्रोडक्टिव विद योर बॉडी, आपको खुद ही अच्छा फील होगा, राइट? सो विद दिस नोट आई थिंक वी एंड दिस मीटिंग, राइट? वी डोंट हैव एनी वी डोंट हैव मोर क्वेश्चंस। जो बाकी कुछ क्वेश्चंस रियली आई रिग्रेट कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं ले पाई, बिकॉज कई सारे न्यूरोलॉजिकल बीमारी से रिलेटेड थे। मेरे कुछ पेशेंट्स ने भी मेरे से बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, पर आई एग्री कि मुझे लगता है मैं एक और ऑनलाइन करूंगी, सिर्फ पर्सन टू पर्सन, मैं उनके साथ उनके जितने क्वेश्चन है विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट डेफिनेटली। लेकिन इस बार का हमारा थोड़ा कोविड से रिलेटेड था, तो वो क्वेश्चन हम नहीं उठा पाए। जैसे बेल्स पैल्सी का एक क्वेश्चन था, एक था कि फिट्स की दवाई लेते हुए भी फिट्स आ सकता है क्या, और हेडेक से रिलेटेड था, पैरों में सूजन आ गई एक पैर में, ये रिलेटेड था। अच्छा, कोविड के बाद कुछ लोगों को एक पैर में सूजन भी आई है, डीवीटी हुआ है, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया था। तो कुछ ऐसे मरीजों में भी हुआ है जिन्हें यही नहीं पता चला कि उनको कोविड हुआ था, एसिम्प्टोमेटिक निकल गया, लेकिन बाद में ये कॉम्प्लिकेशन आए हैं। तो डेफिनेटली इन चीजों का भी बहुत ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि एक अगर पैर में सूजन आ रही है तो उसको डेफिनेटली आप डॉक्टर को जरूर दिखाओ। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आई एम ट्राइंग, मैंने ये प्लान किया है कि एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस से रिलेटेड भी हम आप लोगों का करेंगे, जिसमें जो हमारे पेशेंट है जिन्हें नॉर्मल से क्वेश्चन पूछने नहीं आ सकते, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस मीटिंग को विद अ वोट ऑफ थैंक्स, प्रज्ञा यू फिनिश इट ऑफ। Thank you, Dr. Bhavna. Thank you, Ms. Surbi. And I would like to thank all our audience and all our viewers. And I hope that this webinar helped you in gaining the insight about the COVID and the mental health problems related to it. Thank you all. बिल्कुल बिल्कुल, सबका धन्यवाद करते हैं। एंड सुरभि जी, आपका स्पेशली धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत अच्छी अच्छी सूदिंग और कंफर्टिंग बातें बताई हैं। बट मैं भी आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने शो में रखा, बुलाया, और अपना कीमती समय तो आपने पेशेंट्स को दिया, और आपसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू। ओके।